मत विभाजन के बाद लोकसभा में पेश हुआ एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। गृह मंत्री ने सदन में बताया, प्रधानमंत्री चाहते थे कि बिल को जेपीसी में भेजा जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का किया दौरा। कहा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में गिद्ध प्रजाति की है अहम भूमिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं की बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर ध्यान करेगी। केंद्रित नीट की परीक्षा के माध्यम पर जल्द होगा फैसला। और नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के सांसदों ने की बैठक। हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर हुआ मंथन। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज पेश हुए वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच लोकसभा में बिल को पेश करने के लिए मतदान करवाया गया। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 वोट प्राप्त हुए और विपक्ष की ओर से 198 वोट पड़े और इसी के साथ ही मत विभाजन के साथ लोकसभा में बिल को पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, तमाम विपक्षी दलों समेत कुछ विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ बताकर हंगामा किया और इसे जेपीसी को भेजने की मांग की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते हुए इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव किया। जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को साफ किया कि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाना चाहिए। पीएम ने स्वयं आशंका जताई थी कि इस बिल को जेपीसी को भेज देना चाहिए। एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल जेपीसी को भेजा जाए, मैं इसका प्रस्ताव करूंगा। जब इस संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विपक्षी दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने का विरोध किया। उधर राज्यसभा ने आज भारतीय संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर अपनी विशेष चर्चा आगे शुरू की। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारत में न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बल्कि यह लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता समाहित है, जो देश के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। उनकी सरकार इसी दृष्टिकोण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश संविधान सभा के उन सभी सदस्यों का ऋणी है जिन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान को ध्वस्त कर दिया था। उच्च सदन के नेता ने कहा कि कांग्रेस ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला किया और तत्कालीन सरकार के नापाक मंसूबों के खिलाफ असहमति जताने वाले कई न्यायाधीशों को हटा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्यों में स्थित सरकारों को हटाने के लिए 90 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि 1952 से लेकर 1967 तक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू था, लेकिन कांग्रेस ने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, ये नेशन था, पुरातन देश था और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके
अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इममेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं और किसानों की आय 2002-03 की तुलना में 2,115 रुपये से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपये प्रतिमाह हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की 6 सूत्री कार्यनीति के अंतर्गत उपज में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, उपज के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना, कृषि में विविधता लाना और प्राकृतिक तथा कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रही है लगातार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पिंजौर स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां 25 गिद्धों को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेते हुए कहा कि यह कदम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम ने गिद्ध प्रजनन केंद्र पर लिखित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र द्वारा किया जा रहा कार्य अति सराहनीय है। रामायण में भी हर जीव जंतु के महत्व के बारे में लिखा है, ऐसे में उनका संरक्षण भी जरूरी है। जैव विविधता का विस्तार करना चाहिए, जलीय पक्षियों के अभ्यारण्य में भी काम करना चाहिए और इसके लिए आमजन को भी सहभागिता देनी चाहिए। गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से यहाँ पर ये सेंटर बना, उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र। इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह विजन है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से खर्च के साथ साथ विकास में धीमापन आता है। उन्होंने सभी सांसदों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा करके पास कराने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हमारा समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। जब किसान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि जो काम हरियाणा सरकार ने करवाए हैं वैसे ही काम पंजाब सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों में भी होने चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे,
खर्चा भी ज़्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमा बनाता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साल 2025 से भर्ती परीक्षाओं की बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर खास ध्यान देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नीट, यूजी की परीक्षा ऑनलाइन या पेन पेपर फॉर्मेट में कराने के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय से बात चल रही है। सरकार का मकसद निकट भविष्य में प्रवेश परीक्षाओं को कंप्यूटर और तकनीकी माध्यम से आयोजित कराने का है। दोनों के लिए हम लोग तैयार हैं। जो व्यवस्था हमें एज ए सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनली कहे तो सर्विस प्रोवाइड करते हुए जीरो एरर हो, यह हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन किस मोड पे परीक्षा होगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का ही रोल रहेगा। ये हाई पावर कमेटी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, इस उनके साथ वार्ता करने और जल्दी ही उसमें से सरकार राज्य हो। नीट की मेथोडोलॉजी क्या होगा इसकी प्रक्रिया हम जल्दी ही लेकर आएंगे। भारत सरकार की शिक्षा विभाग की एक आर्किटेक्ट एनटीए अगले एकेडमिक ईयर से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सेशन फरवरी से ही शुरू होगा, जनवरी से ही शुरू होगा। जेई की फर्स्ट फेज के एंट्रेंस शुरू होगा जो लगभग जुलाई तक चलती है। कई प्रकार की ये केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा। पहले एनटीए सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से एनटीए को निवृत्त रखा जाएगा। मंत्री ने बताया कि पिछले 8 साल में प्रति बच्चे पर किए जाने वाले खर्च में 130% की वृद्धि हुई है। साल 2013-14 में यह राशि 10,780 रुपये थी, वह 2021-22 में बढ़कर 25,043 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का निवेश हुआ है। शोधार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता पर उन्होंने कहा कि अब लगभग 13,000 ई जर्नल विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं और अगले 3 साल में सरकार इस पहल पर 6,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मित्रों, बाकी कई पैरामीटर्स में क्वांटम जंप हुए हैं। मैं अगर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा लेखा जोखा आपके सामने में रखूं, इसमें 130% की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पहले 13-14 के बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज। ये अभी 21-22 के बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। तो लैंग्वेज एक देश की बच्चों की पढ़ने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सौजन्य से कुरुक्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का कल समापन हुआ। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में आयोग के द्वारा हस्तकला और माटी से जुड़े दस्तकारों को एक मंच प्रदान किया गया। प्रदर्शन के समापन समारोह में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक चावला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदर्शनी में खादी ग्राम उद्योग के सहायक निदेशक डॉक्टर अमित ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 22 दस्तकारों ने हिस्सा लिया जो हस्तकला एवं माटी कला से जुड़े हुए हैं। इसका मकसद शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना और उनको बाजार उपलब्ध कराना है। इस प्रदर्शनी में परंपरागत चरखा और आधुनिक चरखे को भी शामिल किया गया। साथ ही शिल्पकारों को आयोग द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक अनुदान के बारे में भी जानकारी दी गई। 22 से 25 कारीगर थे, हमारी पीएमईजीपी की यूनिट्स थी। इसके अलावा हमारे खादी की संस्थाओं के यहाँ पर लगे थे और बल्कि इवन जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक चाक है, जो हमारा परंपरागत चाक है और जो इलेक्ट्रिक चाक है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके साथ साथ हमारा जो परंपरागत चरखा और जो हमारा न्यू मॉडल चरखा NMC है, 8 स्पिंडल न्यू मॉडल चरखा जिसको बोलते हैं, 8 टकुआ न्यू मॉडल चरखा, उसका भी यहाँ पर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया और डिसेमिनेशन भी किया है। उनको रोजगार देने के लिए, उनको मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए
और उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये जो संस्था है ये काफ़ी मदद कर रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मैं उसी हिसाब से इसको देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों के लिए अगर हमारा इनके साथ MOU हो जाता है, जिसकी मैंने बात अपने रजिस्ट्रार साहब के थ्रू इनिशिएट की है, तो ये बहुत ही आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के साथ इनका अगर टाई अप होता है तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, खास विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चे। इस दौरान ग्राम उद्योग आयोग से जुड़े जरनैल सिंह ने बताया कि उन्होंने ग्राम उद्योग आयोग से 25 लाख रुपए का अनुदान हासिल किया था और अब एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके उत्पाद लगातार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और लोग खादी के उत्पादों में खूब रुचि ले रहे हैं। वहीं प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही दस्तकार सुमन ने बताया कि मिट्टी के बर्तन बनाने का उनका पुश्तैनी काम है। उनके इस काम को सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आभार जताती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी उनके लिए मंच तो मुहैया कराती ही है, साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध कराती है, जिससे उन्हें अपने सामान को बेचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। मिट्टी के फरवे हो गए, तवे हो गए, हांडी होगी, ये सब लगाया ताकि लोग अपने कल्चर से और मिट्टी से जुड़े रहें। हांडी और तवे का ना बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जैसे तवे पे रोटी बनाते हैं ना, पहले ना इंडक्शन थे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, नॉन स्टिक तवे कुछ नहीं थे, सिर्फ मिट्टी के थे। तो हम उन्हें पहले वाले उसमें लाना चाहते कि वो अपने कल्चर में वापस आएँ और जो पहले सब जैसे खाते थे, पीते थे, हल्दी आते थे, वैसे ही वो सर। बहुत ही अच्छा हमें मौका मिला इसके लिए और लोगों ने बड़े उत्साह से, बड़े चाव से मिट्टी बर्तनों की खरीदारी की है और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है। और ये खादी ग्राम उद्योग की तरफ से खादी ग्राम विकास योजना में हमें ग्रामीणों को जो पोर्टर होते हैं, जो पारंपरिक तरीके से पहले कुम्हार चाक मिट्टी के बर्तन आते थे, उनको कई बार इसने चाक वितरित किए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत भाजपा के राज्यसभा लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर मंथन हुआ, साथ ही प्रदेश के संगठन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रदेश की विधानसभाओं में होने वाले धन्यवादी कार्यक्रमों से पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएमओ में नई नियुक्तियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में आगामी निकाय चुनाव व किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित हरियाणा बनाने के लिए डबल इंजन सरकार 3 गुना गति से विकास काम कर रही है। भाजपा सरकार प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा में आगामी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में, जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कैथल में जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज सिरसा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार हिसार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह नूह और स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिवानी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कल फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कुल आई 17 शिकायतों में से 7 का मौके पर ही निपटान किया और शेष शिकायतों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के साथ है और जायज मांगों पर हमेशा बात करने के लिए भी तैयार है। 17 पॉइंट्स थे एजेंडा में और उनमें से 7 डिस्पोज ऑफ करे हैं। आपने सारी मीटिंग्स देखी हैं और अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे अपनी समस्याएं लेकर और सरकार की तरफ से मंत्री की देखरेख में ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के तहत सब ठीक काम हो रहे हैं और न्याय सबको मिलेगा। सरकार प्रतिबद्ध है हमारे अन्नदाता के प्रति और ये वो प्रदेश है जहाँ पे लगभग हर फसल के ऊपर एमएसपी मिल रही है। तो हम अपने किसानों के साथ हैं और जो भी जायज़ बात है हमेशा तैयार हैं बात करने के लिए। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण को विदेश मंत्रालय के सहयोग से अन्य देशों के साथ मिलकर राज्य स्तर पर व्यापार मेले आयोजित करने के अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं।
इन व्यापार मेलों में हरियाणा के स्थानीय उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ साथ भागीदार देशों के व्यंजन, संस्कृति और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। वे आज चंडीगढ़ में हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण की 35वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय व्यापार मेले आयोजित करने के लिए व्यापक योजना तैयार की जाए ताकि स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उपयुक्त मंच मिल सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इन आयोजना का उपयोग करने को बल दिया ताकि आमजन को उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इन व्यापार मेलों में उत्पन्न राजस्व, सृजित रोजगार के अवसरों और इनमें आने वाले लोगों की संख्या पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर जोशी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में हरियाणा के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई दी। इस मेले में हरियाणा के मंडप ने कांस्य पदक हासिल किया था। सिरसा के मांगियाना स्थित फल उत्कृष्ट केंद्र में आज से 3 दिवसीय इंडो इजराइल ट्रेनिंग ऑन नर्सरी और कैनोपी मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में देश विदेश के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन इजराइल से पहुंचे वैज्ञानिक उरी रुबिनस्टेन और युवल एलाजर ने देश के 8 अलग हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित किया और उन्नत किस्म के पौध के बारे में जानकारी साझी की। उत्कृष्ट केंद्र से बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सतवीर शर्मा ने बताया कि इजराइल और केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के 8 राज्य के करीब 30 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वैज्ञानिक और अधिकारी लेकर अपने अपने क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ पहुंचा सकेंगे। इजराइल के वैज्ञानिक उरी रुबिनस्टेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक दूसरे से जानकारी साझा करने और उन्नत किस्म की पौध को तैयार करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इजराइल और भारत सरकार के सहयोग से बने इस केंद्र में नई किस्म की जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे भारत के किसानों के साथ साथ इजराइल के किसानों को भी फायदा मिलता है। थ्योरेटिकल की बजाय यहाँ प्रैक्टिकल पर जोर दिया जा रहा है कि जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ बड़ी अप्रूव्ड प्लांट्स कैसे मिल सके और जो यहाँ से जो ऑफिसर्स को ट्रेन करके आगे जो इंडिया लेवल पर सभी सेंटर के आए हैं वहाँ मतलब किसानों के लिए ज़्यादा बड़ी प्लांट्स तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यह प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ जो फील्ड में जो हमारे जो किन्नू या माल्टा के जो बाग है उसमें किस तरह बढ़िया जो कटाई छटाई के उपरांत उसमें बढ़िया पैदावार ली जा सके, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स यहाँ सेंटर पे भी इनको दी जाएगी और एक फार्मर फील्ड से खारी सुरेरा तो कल वहाँ पर ही इनको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। प्लेटफॉर्म इन विच वी विल शेयर नॉलेज बिटवीन इजराइल, मशाव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. In those 2.5 days, centers from 6 states will share knowledge, experience, in order that at the end of the day, the farmers of India will be benefited. वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए प्रगतिशील किसान गुरजीत सिंह महान ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से किसानों को बहुत फायदा पहुंचता है और पौध तैयार करने और फसलों की बीमारियों से बचाव की जानकारी भी मिलती है। किसानी में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। जो रिवायती कैश क्रॉप्स हैं उनसे किसान भी हटना चाहते हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि लोग बागबानी, सब्जियों या इस तरह की नई चीज़ों के ऊपर आएँ और इसको लेकर के वो तभी कामयाब होंगी जब हमें बिल्कुल एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी, एकदम जो मॉडर्न चीज़ें जो इजराइल जैसे कृषि प्रधान देश में होती हैं वो हमारे किसानों को उपलब्ध हों। और किसानों की ये मांग भी है कि जो भी विकसित देशों में खेती किसानी होती है वही तकनीक हमें दें। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने बताया कि यहाँ से बहुत कुछ सीखकर अपने क्षेत्र के किसानों को जानकारियां देंगे ताकि उनकी फसल में पैदावार ज्यादा हो सके और वह आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। जो साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट आए ने ਜਾਂ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स आए ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਨੋਪੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂ। अगर ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग हो रही है उससे सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि सारे एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, तो यहाँ जो हम चीज़ें सीख पाते हैं वो हम किसानों के खेत तक पहुँचा पाते हैं। क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम है या इस चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं, इन पे चर्चा ना करते। अगर हम ये सोचें कि हर बार हम कहीं जाते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है जो फार्मर्स को हम बता पाते हैं। हिसार जिला के गांव कलवास निवासी ब्लेड रनर दिलबाग सिंह ने थाईलैंड में संपन्न हुई वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को पूरा करने में 17.57 सेकंड का समय लिया। दिलबाग ने बताया कि T63 कैटेगरी में वे देश के इकलौते ब्लेड रनर हैं और वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। उन्होंने बताया कि हिसार के गिरी सेंटर में सुबह शाम वो अभ्यास करते हैं और सप्ताह में 2 दिन जिम में कसरत करते हैं। जिस कृत्रिम पैर के सहारे वे दौड़ लगाते उन्हें वे शहरवासियों की मदद से मिला है। उन्होंने बताया कि अब ओलंपिक में पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है और जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिलबाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका हौसला भी बढ़ता है। जी, मैं इंडिया के अंदर अकेला हूँ T63 कैटेगरी में और मेरा इवेंट 100 मीटर और 100 लॉन्ग जंप है जो अभी मैं इंटरनेशनल में खेल के आया हूँ। वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स 2024 थाईलैंड। 100 मीटर में मेरा गोल्ड मेडल रहा है जी। प्रैक्टिस लगभग 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे 3 घंटे शाम को। हफ्ते में 2 दिन जिम होती है जी। ब्लेड जो है लगभग 5 लाख का होता है। ये काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि हम लोअर क्लास मिडिल फैमिली से हैं। जिसके बाद हमें MS मलिक डॉक्टर साहब अपने ग्रुप में शेयर करके और हमको ये पैसे दिए और फिर हमने ये ब्लेड लगवाई। ये अमेरिका से आती है जी और दिल्ली फिट होती है जी। मेन गोल तो मेरा ओलंपिक है जी, जिसके लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और वो उन्होंने काफ़ी हमारे लिए सहयोग भी किए हैं, तो अच्छा चल रहा है जी। वहीं दिलबाग के पिता लीलू राम ने बताया कि 5 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से उनके बेटे को एक पैर गंवाना पड़ा था और उनका सपना था कि बेटा देश के लिए खेले। इसलिए ठीक होने के बाद अभ्यास शुरू करवाया और स्कूली स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। दिन रात अभ्यास करते हुए आज उनके बेटे ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। लीलू राम ने कहा कि वे दिलबाग को प्रतिदिन गाँव से हिसार तक अभ्यास के लिए लेकर आते हैं। दिलबाग को एक और कृत्रिम पैर की जरूरत है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में देश के लिए ये और भी पदक जीत सके। अभी ये थाईलैंड गया था, गोल्ड मेडल जीत के आया है यार। देश के लिए मैंने तो भाई नाम कमाना है यार, एक हरियाणा का नाम कमाना है। जब मैंने इसको खेल के ही लिए पब्लिक प्यार अच्छा मिल रहा है, हर बंदे अच्छे मिल रहे हैं। हमारे को मान लो जैसे पैर दे दिया, कोई एकेडमी फ्री हो गई, कोई जिम फ्री हो गया, वैसे हमारे को बंदे अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया मिल रहे हैं। मान लो जो संघर्ष करते हैं ना, उसमें हमारे को मजा आने लग गया, भाई हाँ तुम्हारे साथ दुनिया जुड़ी हुई है। तो है सर, इसका एक पैर लगवाना है हमारे को। मान लो इससे दूसरा पैर बेंड होने वाला, वो करीब 6 लाख का है, तो वो लग जाए तो इसका मान लो ऐसा है कि ये रनिंग बढ़िया हो जाएगी, लॉन्ग जंप बढ़िया हो जाएगा। उसकी सोच रहा हूँ मैं। भविष्य तो एक सपना है जी मेरा, बस भाई जितना इंटरनेशनल होना हो गया, एशियन होना है, उसके बाद होना है हमारा कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके बाद ओलंपिक होना है 2028 में। उसके तिरंगे के नीचे एक मैं मेडल देखना चाहता हूँ। मेरी चॉइस ये है, वो सपना है मेरा, एक पूरा हो जाए बस। हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से या उसके बाद पदोन्नति या प्रथम ACP स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों। उनके पदोन्नति या ACP के लाभ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेंगे। इसके अलावा 13 जून 2024 से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम ACP स्केल के लाभ के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अहम पत्र में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश के आलोक में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से काफी मामले आ रहे हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम ACP स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाए या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।